हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं, जो कि ये पेपर नंबर फर्स्ट है। अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है। ठीक है, ये बिल्कुल नया संस्करण है 2025 का, और इसमें जो है हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न को जो है समाप्त कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो है 19 वीडियो में बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 20वां वीडियो है। ठीक है, फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप सभी लोगों को फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 81 नंबर से 70 नंबर, 70 से जो है 80 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद में वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 81 नंबर। यहाँ पे दिया है कि प्रकृतिवादियों ने किन शिक्षण प्रणालियों का समर्थन किया है। जो शिक्षण विधियां होती है, उसमें कौन कौन सी विधियां हैं जिसका समर्थन किया है, उनकी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित शिक्षण प्रणालियों का समर्थन किया है। जैसे हो गया डाल्टन प्रणाली, उसके बाद में ह्यूरिस्टिक प्रणाली, उसके बाद में है निरीक्षण प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, और उसके बाद में है योजना प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लोग प्रकृतवादी ने कौन कौन से शिक्षण प्रणालियों की जो है समर्थन किया है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकृतवाद किस प्रकार की अनुशासन की वकालत करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, प्रकृतवाद कठोर अनुशासन को बालक के लिए जो है उचित नहीं मानता है। इसी कारण यह दमनात्मक अनुशासन का विरोध करता है। ठीक है, तथा मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। प्रकृतिवादी विचारकों का मत है कि गलत कार्यों के लिए प्रकृति स्वयं व्यक्ति को दंडित करती है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है गलत काम करता है तो प्रकृति जो होता है वो स्वयं जो है उसको दंडित करती है, तथा अच्छे कार्यों के लिए जो है पुरस्कृत करती है। ये प्रकृतिवादियों का मानना है। किंतु बहुत से विचारकों ने प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन को स्वीकार नहीं किया है। संक्षेप में, प्रकृतिवादियों ने बाह्य शक्तियों पर आधारित अनुशासन को स्वीकार नहीं किया है। जो बाह्य शक्तियां होती है उसको जो है स्वीकार नहीं किया है। प्रकृतिवादियों के अनुसार वास्तव में अनुशासन उसी समय सफल हो सकता है जब विद्यार्थी को आदर देते हुए उसको आत्म अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया जाता है, तथा स्वतंत्र ढंग से उसको स्वाभाविक विकास का अवसर प्रदान किया जाए। अब हम देखते हैं 83 नंबर। यहाँ पे क्या है कि प्रयोजनवाद, जो प्रयोजनवाद होता है उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम होता है उसके निर्माण के क्या सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद परंपरागत रूढ़िवादी पाठ्यक्रम का जो है पक्षधर नहीं है। यह किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृति न देते हुए प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। परियोजनवादियों के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम देश, काल और परिस्थिति विचार, विद्यार्थी की जो रुचि होती है, उनकी आवश्यकता क्या होती है और योग्यता तथा उपयोगिता आदि को जो है ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि पाठ्यक्रम समय की मांग और परिवेश के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं। जिस प्रकार से जो है समय चेंज होता रहता है, उसी प्रकार से जो है जो पाठ्यक्रम की मांग होती है वो जो है उसी प्रकार से उसी के अनुरूप जो है परिवर्तित होते रहते हैं। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत न करके पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो बहुत ही उपयोगी है। परियोजनवादियों के पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हैं? एकीकरण का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, बच्चे में रुचि क्या होती है, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, ठीक है, सामाजिकीकृत सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत यानी उनकी क्या क्या उपयोगिता है उसके अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करना, अनुभव केंद्रित जो है सिद्धांत। तो ये सभी हो गए परियोजनवाद में जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उसके अनुसार सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम देखते हैं कि शिक्षा में शिक्षण विधियों के चयन एवं प्रयोग
में प्रयोजनवाद किन शिक्षण सिद्धांतों का पक्ष लेता है? तो शिक्षा में शिक्षण विधियां, जो टीचिंग मेथड होता है, ठीक है, उसके चयन में और उसके प्रयोग में जो प्रयोजनवाद होते हैं, वो किस सिद्धांत का पक्ष लेते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रयोजनवाद छात्र को जो है सक्रिय बनाने पर बल देते हैं, एक्टिव, ठीक है, निष्क्रिय नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोजनवाद सक्रिय पर बल देते हैं और शिक्षण सिद्धांतों एवं शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रयोजनवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रयोजनवाद किसी रूढ़वादी परंपरा निष्क्रिय शिक्षण पद्धति का जो है समर्थन नहीं करते हैं, अपितु नवीनतम मनोवैज्ञानिक, ठीक है, नवीनतम मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के उपयोग को महत्व देते हैं। शिक्षण विधियों के चयन एवं प्रयोग के प्रयोजनवाद निम्नलिखित शिक्षण सिद्धांतों का पक्ष लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने पर देते हैं ये प्रयोजनवादी बल। और उसके बाद में एकीकरण का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत और सामूहिक क्रिया का सिद्धांत, सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, पर ये सभी सिद्धांत है, ठीक है, तो इन सभी पर बल देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 85 नंबर। यहाँ पे दिया है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है। जो प्रयोजनवाद होता है उसके अनुसार एक टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। रोल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। परियोजनवाद शिक्षक को सत्यों का निर्माण करने वाला, अद्यतन ज्ञान विज्ञान से विज्ञ और अनुभवशील होना चाहिए, नवीन आदर्श होना चाहिए, मूल्यों का निर्माण करने वाला होना चाहिए। उसके बाद में क्रियाशील और परिश्रमी होने पर बल देता है। ये परियोजनवादी मानते हैं कि शिक्षक को सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए, ठीक है, नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए और उसी के अनुरूप जो है अपने शिक्षण विधि व पाठ्यक्रम में जो है सुधार करते रहना चाहिए। साथ ही शिक्षक को अपने छात्रों पर बालात विचार, मत, आदर्श, मूल्य नहीं थोपना चाहिए, बल्कि एक पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में जो है कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को उसे छात्रों का अनुभव बढ़ाने पर बल देना चाहिए। उनके जो अनुभव होते हैं, एक शिक्षक को छात्रों का अनुभव बढ़ाने पर बल देना चाहिए तथा उनकी रुचियों के अनुसार जो है कार्य करना चाहिए। अब हम देखते हैं 86 नंबर में दिया है कि प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय की क्या प्रकृति होनी चाहिए, यानी विद्यालय की क्या प्रकृति होनी चाहिए, ठीक है। तो परियोजनवादी शिक्षा के महत्व को इनकार नहीं करते हैं। परियोजनवादी विद्यालय के महत्व को जो है कि विद्यालय का महत्व क्या होता है उसको इनकार नहीं करते हैं। वह विद्यालय को एक छोटा समाज मानते हैं तथा शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही समाज को नवीन रूप देती है, अतः ये विद्यालय को सामाजिक संस्था मानते हैं। संक्षेप में विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व होता है। जो समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व होता है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला होती है, ठीक है। जिस प्रकार से एक बालक लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता है, उसी प्रकार से विद्यालय जो है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला होती है। इसमें जो समाज के लोग रहते हैं, ये प्रयोगशाला होता है। उसके बाद में विद्यालय कार्यशील नागरिकों की जीवन का स्थल है। विद्यालय समाज का जो है लघु रूप होता है। जो समाज होता है उसका जो है लघु रूप ये विद्यालय होता है। 87 की नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए। जो एजुकेशन होता है इसका जो है अर्थ क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनवाद परंपरागत एवं अनुदार ज्ञान के विरुद्ध जो है क्रांति है। इसने शिक्षा की संकल्पना को कई रूपों में प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? यहाँ पे शिक्षा वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया होती है, और स्वयं जीवन है। शिक्षा जो है स्वयं जीवन होता है। उसके बाद में शिक्षा सामाजिक जीवन का मूल स्तंभ होता है। जो सामाजिक जीवन होता है उसका मूल स्तंभ होता है, ठीक है, तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने के लिए जो है शिक्षा जरूरी होता है। 4 नंबर की बात करें तो शिक्षा एक लोकतंत्रीय प्रक्रिया होती है। शिक्षा अनुभव की पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है। यह कहा जा सकता है कि परियोजनवादी शिक्षा को व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। जो व्यक्ति का विकास होता है उसकी एक प्रक्रिया मानते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में वह सभी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती है जिनसे व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके तथा अपने अनुभव में वृद्धि, जो अनुभव होते हैं उसमें जो है वृद्धि करके अपना विकास कर सके। और यह शिक्षा
के द्वारा ही संभव होता है, या शिक्षा के द्वारा ही संभव। उसके बाद में है परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य जो है तत्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसार जो है परिवर्तित होते रहना चाहिए। अलग अलग समय के अनुसार जो है शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो चेंज होते रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए परियोजनवाद के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। कौन कौन से। छात्रों में सामाजिक कार्यकुशलता का विकास करना चाहिए। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना चाहिए। किस प्रकार से वातावरण से संतुलन बनाए रखना चाहिए। और उसके बाद में है 3 नंबर की बात करें तो छात्रों में अनुभव का पुनर्निर्माण करना चाहिए। जो उनके अनुभव होते हैं उनका पुनर्निर्माण करना चाहिए। 4 नंबर की बात करें तो उपयोगी निर्देशन प्रदान करना चाहिए। छात्रों में सत्य अन्वेषण की योग्यता विकसित करना चाहिए। उपयोगी निर्देशन प्रदान करना चाहिए। और लौकिक आनंद की प्राप्ति करना। जनतांत्रात्मक आदर्शों का विकास करना। लचीले व गतिशील मस्तिष्क का विकास करना। जो मस्तिष्क होता है लचीला और गतिशील होना चाहिए। नवीन आदर्शों तथा मूल्यों का जो है सृजन करना। उसके बाद में हम देखते हैं 89 नंबर में क्या दिया हुआ है कि गीजू भाई ने किन किन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर जोर दिया है। तो इन्होंने दिया है कि क्रिया द्वारा सीखना और उसके बाद में कहानी तथा नाटकों के द्वारा जो है सीखना चाहिए। खेल विधि को जो है खेल विधि द्वारा जो है सीखना चाहिए। ये गीजू भाई जो बधेगा है ये जो है इन पर जो है बल दिए हुए हैं। छात्रों को भाषा शिक्षा में सर्वप्रथम पढ़ना पढ़ना फिर लिखना सिखाया जाए। छात्रों को लेखक में सबसे पहले रेखाएं बनाना, यहाँ पे देख सकते हैं रेखाएं बनाना सिखाया जाए। कविता शिक्षण लोकगीतों के माध्यम से तथा व्याकरण की शिक्षक पृथक से न देकर पाठ शिक्षण के साथ साथ जो है दी जानी चाहिए। यानी इसका अलग नहीं, जो पढ़ाते हैं तो उसी में जो है व्याकरण का शिक्षण देना चाहिए। आकृतियों के माध्यम से वर्ण ज्ञान एवं श्रुत लेख कराना चाहिए। जो वर्ण ज्ञान होता है वर्णों की पहचान होती है उसका ज्ञान कराना चाहिए और शुरुत लेख कराया जाना चाहिए। उसके बाद में 90 नंबर हम देखते हैं कि गांधी जी की शैक्षिक विचारधाराओं के मूल में क्या है। ठीक है कि मूल में क्या है। जो शैक्षिक विचारधारा होती है इनके अनुसार क्या होना चाहिए। तो महात्मा गांधी केवल राष्ट्रपिता ही नहीं वह एक अच्छे शिक्षा शास्त्री भी हैं। ठीक है शिक्षा शास्त्री भी हैं। गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा के मूल में भारतीय संस्कृति विद्यमान है। जो इनकी विचारधारा होती है इनके मूल की अगर बात करें तो इसमें जो भारतीय संस्कृति होती है इंडियन कल्चर होता है वो विद्यमान होता है। वह भारतीय संस्कृति के साथ साथ बालक को किसी ना किसी हस्त उद्योग, ठीक है हस्त उद्योग में पारंगत बनाना यानी निपुण बनाना चाहते थे। उनका मत था कि तत्कालीन जो वर्तमान शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य छात्रों का मानसिक विकास करना है। इसका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही इसमें हाथ के कार्य का कोई स्थान होता है। इसमें माध्यम अंग्रेजी है और वास्तविक शिक्षा विदेशी माध्यम द्वारा असंभव है। ठीक है अतः वह भारतीय संस्कृति में छात्रों को परिचित कराना चाहते थे। जो भारतीय संस्कृति होता है में छात्रों को जो है परिचित कराना चाहते थे। उसके बाद में हम 91 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे है टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनके अनुसार जो है शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। टैगोर एक महान दार्शनिक ही नहीं बल्कि वह उत्कृष्ट जो है शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं जैसे छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना। जो बौद्धिक शक्ति होती है मानसिक शक्ति उसका विकास करना। उसके बाद में छात्रों के चरित्र का निर्माण करना। छात्रों के सार्वभौमिक नागरिकता का विकास करना। छात्रों में नैतिकता व आध्यात्मिकता का जो है विकास करना चाहिए। व्यक्ति एवं समाज के संबंध स्थापित करना चाहिए। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इसका मतलब होता है चहुमुखी 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 विकास। ठीक है यानी चारों पक्ष का विकास करना चाहिए। उसके बाद में हम 92 नंबर की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कौन सी शिक्षण विधि शिक्षा में अधिक उपयोगी होता है।
यानी कौन सी शिक्षण विधि होती है जो शिक्षा में जो है सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो इसको देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रकृतिवादी थे, ठीक है। उनका मत था कि सीखने के लिए प्रकृति की गोद में जो है सबसे उत्तम होता है, जहाँ बालक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करता है। उन्होंने शिक्षण विधियों को अपनाने पर बल दिया है। कौन कौन सी विधि? क्रिया द्वारा सीखना, भ्रमण विधि यानी प्रकृति में इधर उधर घूम कर जो है सीखना, ठीक है, भ्रमण करके सीखना। प्रकृति के अनुसरण द्वारा सीखना, और वाद विवाद द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना। तो ये सभी जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ये प्रकृतिवादी थे, ये ध्यान देना। और उसके बाद में इन्होंने किन किन शिक्षण विधियों को अपनाने पर बल दिया है, इसको ध्यान देना। अब हम देखते हैं 93 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है कि शांति निकेतन की स्थापना के पीछे टैगोर का क्या उद्देश्य था। जो शांति निकेतन विद्यालय था उसका क्या उद्देश्य था, क्यों जो है स्थापित किए थे, उसके उद्देश्य के बारे में यहाँ पे हमको बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे जो प्राचीन और पाश्चात्य संस्कृति का जो है समन्वय स्थापित करना चाहते थे। विश्व कवि टैगोर की शिक्षा को जो है अनोखी अनोखी देन थी। विश्व भारती की स्थापना जो है 6 मई 1922 को, इसको याद रखना, 6 मई 1922 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय में विश्व भारती की स्थापना की थी। कहाँ पे? यहाँ पे देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय में विश्व भारती विश्व भारती की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था प्राच्य तथा पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करना तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। अतः टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी। अगर हम 94 नंबर की बात करें तो गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का स्वरूप बताइए। जो गीजू भाई बधेका थे, इसके अनुसार जो है जो शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में हमको बात करना है। तो गीजू भाई ने बच्चों की शिक्षा में क्रांति ला दी थी। वह शिक्षा की बाल केंद्रित स्वरूप को जो है मानते थे। यह एक शैक्षिक उपागम था जिसमें बालक की स्वयं की रुचियों, पाठ्यक्रम व प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में सार्थक भूमिका निभाती है। बालक पुस्तकों एवं विषय क्षेत्रों से एकमात्र सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के जो है मूर्त अनुभवों की पुनर्रचना करके अधिक सीखता है, ठीक है। यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद करके कोई भी काम करके खुद सीखता है। अतः बच्चे को अपने मूर्त अनुभव के विकास का अवसर देना चाहिए तथा उसके आधार पर उसे सीखना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं 95 नंबर, यहाँ पे दिया है कि गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं निम्नलिखित उद्देश्य होना चाहिए। पहला, छात्र का समुचित विकास करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है छात्र की मानसिक और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी शक्ति पावर का विकास किस प्रकार से करना चाहिए। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करके जो है कुशल नागरिक बनाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 95 नंबर तक बात किया है। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इन सभी टॉपिक को जो है एक विस्तृत देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस बैच को, एग्जाम रद्द बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके देख सकते हैं। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। क्लास की जानकारी सब कुछ जो है आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे दिया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।